लेसी के बुक्स में क्या अकाउंटिंग होगी? ये एग्ज़ाम में और इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो लेसी के बुक्स में सिंपल सी अकाउंटिंग होगी। लेसी क्या है? लेसी ने एक्स लेसी है, वाई से कुछ प्रॉपर्टी को लीज पे लिया है, कुछ असेट्स को, और उसके बदले फ्यूचर में बहुत सारी पेमेंट्स कर रहा है वो। ठीक है, और उसके बदले में क्या है कि अपने को असेट्स को यूज़ करने का राइट मिला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल अकाउंटिंग यहाँ पे रखेंगे। आर यू असेट्स डेबिट, आपको जो असेट्स यूज़ करने का राइट मिला है वो आपकी असेट्स है, उस असेट्स को हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, और फ्यूचर में जो भी पेमेंट्स आपको करनी है, जिसको आपने फ्यूचर के पेमेंट को करंट आज डे वन पे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रखा है फ्यूचर की सारी पेमेंट का, वो लीज लायबिलिटी में क्रिएट कर देंगे क्योंकि आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, जनरली आरओयू और लीज लायबिलिटी की वैल्यू बराबर होती है, बट इन केस कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट की पेमेंट करनी है तो उसकी पेमेंट बैंक या कैश क्रेडिट करके पेमेंट कर देंगे। ठीक है, और इसकी वैल्यू को हमने क्या कर दिया, आरओयू एसेट्स में कैपिटलाइज कर दिया। और जो भी प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट होती है जो फ्यूचर में लगती है आपको डिसमेंटल करने पे इतना खर्चा हो सकता है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी हम आरओयू कॉस्ट में कैपिटलाइज कर देंगे। तो बेसिकली जो भी लीज लायबिलिटी फ्यूचर में पे करनी है और आज जो खर्चा हम आईडीसी की इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट की पे कर रहे हैं या फ्यूचर में जो भी एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट है, ये सारा का सारा खर्चा क्रेडिट जो भी है आपके पास लायबिलिटी और एक्चुअल पेमेंट, उस सब का सब आरओयू एसेट्स में कैपिटलाइज कर दो। तो एंट्री बन गई आरओयू एसेट्स डेबिट टू लीज लायबिलिटी टू कैश या बैंक और टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डाल रखा है। आरओयू एसेट्स में क्या होता है, पहले तो ये देख लो यार, लीज लायबिलिटी क्या होता है वो हमने अभी पीछे जस्ट समझा यार। जितनी भी लीज पेमेंट होती है फ्यूचर की, प्रेजेंट वैल्यू निकालो, लीज लायबिलिटी हो गई, और इसमें कुछ भी आईडीसी की कॉस्ट है, डिसमेंटलिंग की कॉस्ट है और कुछ एडवांस रेंट है, वो सारा का सारा आरओयू एसेट्स में कैपिटलाइज कर दो। ठीक है जी। दूसरा, हमने आरओयू एसेट्स और लीज लायबिलिटी हमने आइडेंटिफाई कर लिया, रिकॉर्ड भी कर लिया ओवर द पीरियड ऑफ लीज टर्म। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ लीज टर्म या ओवर द पीरियड ऑफ एसेट्स, एज द केस में भी आप इसको आरओयू एसेट्स को डेप्रिसिएट कर दोगे। अगर ऑप्शन टू परचेज का कोई ऑप्शन टू परचेज अगर एग्रीमेंट में है, एग्रीमेंट ऑप्शन टू परचेज, आपको लगता है कि ऑप्शन टू परचेज हम यूज़ कर लेंगे मतलब असेट्स को हम फ्यूचर में बाई कर लेंगे, तो आप असेट्स की टोटल लाइफ के ऊपर डिप्रिसिएशन लगा दो। आपको लगता है कि यार हम ऑप्शन टू परचेज तो है लेकिन उस ऑप्शन टू परचेज को यूज़ नहीं करेंगे, तो फिर जो लीज टर्म है उस लीज टर्म में आप आरओयू एसेट्स को डिप्रिसिएट कर दो। सिंपल। ठीक है, फिर आपने क्या किया था, फ्यूचर की सारी पेमेंट्स को आपने प्रेजेंट वैल्यू पे सप्रेस कर दिया था लीज लायबिलिटी में, उसको अनवाइंड करेंगे। लीज लायबिलिटी के ऊपर फ्यूचर में जितने भी फाइनेंस कॉस्ट है उसको बुक करेंगे, और जब भी हमारी रेंट पेमेंट करने की टाइम आएगा तो उससे हम अपनी लीज लायबिलिटी टू बैंक करके उस लीज लायबिलिटी को हम रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, और जो भी हमारा इंटरेस्ट की कॉस्ट है वो P&L में ट्रांसफर कर देंगे, जो भी डिप्रिसिएशन है P&L में ट्रांसफर कर देंगे। तो करेक्ट से हो गया, हमारे पास आरओयू एसेट्स लीज लायबिलिटी हमारे पास आ गई। ठीक है, फिर हमारे एसेट्स को डिप्रिसिएट कर दिए और लीज लायबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट बुक कर दिए, और डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट कॉस्ट को हमने यहाँ पे P&L में ट्रांसफर कर दिए। और जब भी रेंट पेमेंट करने की बारी आएगी, ईएमआई की जो भी होते हैं लीज पेमेंट की, उसको हम लीज लायबिलिटी टू बैंक कर देंगे। सिंपल। ये अकाउंटिंग आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो देख लो, इस पर ज़्यादा टाइम में नहीं लगाऊंगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल है, किसी को रिकॉल नहीं हो रहा है कि लीज लायबिलिटी कैसे कंप्यूट होती है, फिर लीज लायबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट कैसे हम चार्ज करते हैं, आरओयू एसेट्स के ऊपर डिप्रिसिएशन कैसे कंप्यूट करते हैं, कैसे उसको एसएलएम बेसिस पे या फिर कैसे हम उसको डिप्रिसिएट करते हैं, उसका छोटा सा एग्जांपल है। इस एग्जांपल को रीड कर सकते हो। ठीक है, रीड कर लो, आपको सारा का सारा पता चल जाएगा। ठीक है जी। और कभी कभी क्या होता है कि ये सब डिस्कशन रीड करने की जरूरत नहीं है, सब मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि एक्स ने वाई से कोई असेट्स को लीज किया है, लीज पे लिया है। ठीक है, तो असेट्स को जैसे कि एक बिल्डिंग की कोई फ्लोर है, एक्स ने कोई फ्लोर को रेंट पे लिया है वाई से, तो एक्स को तो वाई को सिक्योरिटी डिपॉजिट भी तो पे करना पड़ सकता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो भी पे करना पड़ सकता है उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि टेनेंट मतलब मिस्टर एक्स लेसी, ठीक है, लेसी वाई को मतलब लेसर को सिक्योरिटी डिपॉजिट आज पे करेगा, लेकिन 5 साल बाद या 3 साल बाद जो भी जैसा भी केस हो, 5 साल लेट से 5 साल के बाद वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको रिफंड मिलेगी। ठीक है, तो जो अभी जो डे वन पे सपोज हमने 10 लाख की पेमेंट की है,
वो 5 साल के बाद अपने को रिफंड मिलने वाला है। तो पेमेंट तो आपके पास 10 लाख की जा रही है, कैश बैंक आपने 10 लाख का कर दिया है ठीक है, लेकिन जो 10 लाख की पेमेंट जो आपने किया है वो 5 साल बाद आपको मिलने वाली है। तो 5 साल के बाद वो 10 लाख की मिलेगी रिकवरी, तो उस रिकवरी की आज क्या वैल्यू है, ठीक है, वो आप कैलकुलेट कर लोगे, जो कि रिसीवेबल हो जाएगी। ठीक है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो भी आपने पे किया है, जो 5 साल के बाद रिकवरी होनी है, उसकी आज की डेट पे कितनी वैल्यू है, आज की डेट पे कितनी वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लो। वो आपकी डेटर्स हो गई, सिक्योरिटी डिपॉजिट एसेट्स में डाल दो, जिसकी आपको फ्यूचर में रिकवरी होगी। ठीक है, और 10 लाख की आपने पेमेंट की है, और 10 लाख की पेमेंट जो की है वो 5 साल बाद रिफंड होगी, और जो 5 साल बाद रिफंड होगी उसकी आज की पोजीशन जो है वो, उसकी आज की वैल्यू देखा जाए तो 8 लाख की वैल्यू के आसपास है, 7,93,000। तो जो एक्सेस आपने पेमेंट किया है, जो एक्सेस आपने पेमेंट किया है वो सारा का सारा आपका प्रीपेड लीज पेमेंट है, उसको बोलते हैं प्रीपेड लीज एक्सपेंस, या फिर आपके पास एक अल्टरनेटिव चॉइस होता है, इंडियस 116 अलाउ करता है कि उसको आरयू एसेट्स में भी आप डेबिट कर सकते हो। तो या तो आरयू एसेट्स में डेबिट कर दो, नहीं तो उसको प्रीपेड में डेबिट कर दो। ठीक है, 10 लाख पेमेंट की, इतनी की आपकी रिकवरी फ्यूचर में होगी, फ्यूचर में जो रिकवरी होगी उसका आज का वैल्यू ये है, बाकी सारा का सारा प्रीपेड हो गया। ठीक है, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया था कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट की फ्यूचर की वैल्यू को आज के दिन सप्रेस करके दिखाओगे तो उसको धीमे धीमे अनवाइंड करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा उस इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू को। तो खोलोगे तो आज आपने क्या कर रखा है, इंडेस 109 की बात है कि वैसे जो सिक्योरिटी डिपॉजिट्स है वो इंडेस 109 में कवर होती है। तो इंडेस 109 बोलता है कि जो भी आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट्स पे किया है, ठीक है, वो फ्री में पे नहीं किया है, इट मीन्स कि आपने उसके ऊपर कोई ना कोई इंटरेस्ट इनकम आपने इंटरेस्ट फ्री नहीं दिया है, ऐसा उसका इंटेंशन है 109 का, कि कोई भी चीज़ें हम फ्री में नहीं देते हैं। ठीक है, तो जो भी आपने पेमेंट की है उस पेमेंट के ऊपर फंडिंग जो भी आपने एक्स ने वाई को की है उसके ऊपर वो इंटरेस्ट की इनकम बुक करेगा। इंटरेस्ट इनकम क्यों, क्योंकि फ्यूचर में आपको रिकवरी होने वाली है एसटी की। ठीक है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट को जो हमने सप्रेस किया था वैल्यू को, आज उसको धीमे धीमे अनवाइंड अप करेंगे, उसके धीमे धीमे वैल्यू को बढ़ाएंगे, और इस इनकम को हम इंटरेस्ट इनकम में डालते जाएंगे और पीएनडी में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, और जो प्रीपेड लीज एक्सपेंस होता है उसको ओवर द पीरियड ऑफ लीज टर्म हम उसको धीमे धीमे क्या करेंगे, अमोटाइज कर देंगे, रेंट टू प्रीपेड कर देंगे, या फिर आरयू एसेट्स। ठीक है, या तो आरयू एसेट्स में डालोगे तो आरयू एसेट्स को नॉर्मल तरीके से ओवर द पीरियड ऑफ लीज टर्म या ओवर द पीरियड ऑफ असेट्स उसको अमोटाइज कर दो, मतलब डिप्रिसिएट कर दो। और अगर प्रीपेड में डालोगे तो प्रीपेड जो होती है उसको अमोटाइज कर दो, और रेंट टू प्रीपेड करते रहो। ठीक है, और जब फ्यूचर में आप सिक्योरिटी डिपॉजिट तो इंटरेस्ट इनकम करते करते जाओगे, फ्यूचर में जो वैल्यू है 7.93 लाख की वो बढ़ते आपकी 10 लाख पहुंच जाएगी। तो फ्यूचर में 10 लाख की पहुंच जाएगी, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट की वैल्यू जब 10 लाख आ जाएगी फ्यूचर में, तो उसकी आप रिकवरी कर लो, सिंपल बैंक टू सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो यार ये रीड कर लेना है, बहुत ही सिंपल सा हमारा जनरल एंट्री है, इसमें ज़्यादा टाइम लगाऊंगा तो पता चले कि हमारी रिवीजन लेक्चर बहुत ज़्यादा वो हो गई, क्या बोलती, बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएगी यार। ठीक है, ऐसा होता है कि एक्स ने वाई के साथ एग्रीमेंट कर लिया 5 साल के लिए, 1 ईयर कंप्लीट हो गया, और 1 ईयर के कंप्लीट होते ही बहुत सारा लीज इम्प्रूवमेंट एक्स ने कर लिया, लीज इम्प्रूवमेंट करोड़ों रुपीज़ की कर ली। इट मीन्स कि एक्स की ये इंटेंशन है कि उस एग्रीमेंट को 5 साल नहीं, आगे फर्दर मोर देन 3 ईयर्स 4 ईयर्स और कंटिन्यू करूँ। ठीक है, तो हमें ईच एंड एवरी रिपोर्टिंग पीरियड अपने को ये देखनी होती है, अपने को रीअसेसमेंट करनी होती है लीज टर्म की। ठीक है, नाउ टाइम हैज़ कम टू अंडरस्टैंड द रीमेजरमेंट एंड मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग। ठीक है, हमारे पास 2 सिचुएशन हो सकती है, जो हमारा एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट में कोई टर्म्स कंडीशन लाइक ऑप्शन टू परचेज है, कोई ऑप्शन टू एक्सटेंड द कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन जो पहले से हमारे एग्रीमेंट में मेंशन है। एग्रीमेंट में मेंशन है, हमने स्टार्टिंग में क्या किया था कि ऑप्शन टू परचेज था, पर हमें असेट्स परचेज करने का कोई भी
रीजनेबल सर्टेनिटी हमारे पास नहीं थी। हमारा इंटेंशन उस असेट्स को लीज पीरियड एंड होने पे परचेज करना इंटेंशन नहीं था, तो हमने इस ऑप्शन को यूज़ नहीं किया था। अब हमारी इंटेंशन हो रही है 2 साल के बाद कि हम इस असेट्स को जिसको हमने लीज पे लिया है उसको हम परचेज कर सकते हैं। कोई चेंज होता है, दैट इज चेंज इन एस्टिमेट्स, ओके, उसको हम रीमेजरमेंट बोलते हैं। तो रीमेजरमेंट के केस में कोई नई बातें नहीं करते हैं हम, पहले से जो एग्रीमेंट में है, उस जो एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन पहले से मेंशन है, बस उसको हम ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि अगर ऐसा करें, नाउ ऑप्शन टू परचेज को यूटिलाइज करें तो क्या होगा। रीमेजरमेंट मतलब एग्रीमेंट में हमने सारा चीज़ पहले से डिफाइन कर रखा है। तो डिफाइन कर रखा है तो फिक्स पेमेंट तो हमारा डिफाइन है कि अगले 5 साल तक हम आपको फॉर एग्जांपल 1 लाख की पेमेंट करनी है, उसमें तो कोई ज़्यादा चेंजेस हो नहीं सकता। दो कंडीशन होते हैं हमारे, लीज टर्म और परचेज ऑप्शन होता है। उसको यूटिलाइज करोगे परचेज ऑप्शन को या लीज टर्म को एक्सटेंड करोगे तो आपकी अच्छी खासी फ्यूचर में कैश फ्लो पे करनी पड़ सकती है आपको लेसर को। तो ये दो हमारे सिग्निफिकेंट चेंजेस होते हैं अगर लीज टर्म में कोई इंक्रीज होता है और यदि परचेज ऑप्शन को यूटिलाइज करते हो तो, ठीक है। और जो सिग्निफिकेंट चीज़ें उसमें चेंजेस करोगे तो उसमें उसकी वजह से जो भी आपको कैश फ्लो में चेंजेस आएंगे उसकी जो डिस्काउंटिंग होगी वो आपको न्यू रेट पे करनी पड़ेगी। रिवाइज मतलब आपको न्यू रेट यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उस रेट पे आपको उस कैश फ्लो को डिस्काउंट करना पड़ेगा। दिस फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ आर द लेस सिग्निफिकेंट इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो इस केस में आपको जो भी कैश फ्लो में चेंजेस होंगे, जो आपकी डे 1 पे जो आपने ओरिजिनल डिस्काउंट रेट यूज़ किया था उसी पे आप डिस्काउंट करोगे। तो इसमें करना क्या है काउंटिंग, तो इसमें सिंपल से ये बोला जाता है कि रीमेजरमेंट की वजह से आपके कैश फ्लो में जो भी चेंजेस हो रहे हैं आपको ये अज्यूम करनी है कि अगर ये सेम पैटर्न हमें डे 1 पे पता होता तो हमारी लीज लाइबिलिटी क्या होती। इसका मतलब आपको शुड बी बैलेंस निकालना है कि क्या बैलेंस होता लीज लाइबिलिटी की। उसके हिसाब से अगर लीज लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ानी है तो लीज लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ा दो और आरओ एसेट्स की वैल्यू बढ़ा दो। अगर आपको लगती है लीज लाइबिलिटी की वैल्यू कम करनी है तो लीज लाइबिलिटी को डेबिट कर दो, आरओ एसेट्स को क्रेडिट कर दो। मतलब लीज लाइबिलिटी में जो भी चेंजेस होंगे वो सेम अमाउंट की चेंजेस आपको आरओ एसेट्स के भीतर भी करनी है। तो इस केस में क्या होगा, हमारा लीज लाइबिलिटी और आरओ एसेट्स आपस में रीसफल होंगे, पॉजिटिव निगेटिव चलता रहेगा। यहाँ पे कोई भी इम्पैक्ट जो होता है पी&एल में नहीं गिरता है। चलो जी, अब हम मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। मॉडिफिकेशन का मतलब है कि न्यू कंडीशन की बात करेंगे। ये ऐसी कंडीशन है जो पहले से एग्रीमेंट में एग्जिस्ट नहीं करता था, ये सारी की सारी नई बातें हैं, उसको हम मॉडिफिकेशन में कवर करते हैं। और मॉडिफिकेशन में क्या है कि न्यू चीज़ों को कवर कर रहे हैं, पुराना से कोई भी लिंक नहीं है। तो मॉडिफिकेशन के केस में जो भी चेंजेस होंगे, जो भी कैश फ्लो होंगी, ये न्यू कंडीशन है तो आपको हमेशा न्यू डिस्काउंट रेट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और न्यू रेट के बेसिस पे आपको सारे के सारे कैश फ्लो को डिस्काउंट करनी पड़ेगी। तो मॉडिफिकेशन में 2 पॉइंट्स है जो आपको याद रखना पड़ेगा। आपको, हम नई चीज़ों की बात कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं। ये ऐसी नई चीज़ें जो पहले कभी थी ही नहीं, ठीक है। और जब नई चीज़ें पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी तो नई चीज़ों की वजह से जो भी आपके कैश फ्लो में चेंजेस होंगे, जो भी कैश फ्लो आएंगे नए वाले, वो सारे के सारे आपको न्यू रेट पे डिस्काउंट करनी पड़ेगी। तो मॉडिफिकेशन के केस में ऑलवेज आप न्यू रेट ही अप्लाई करोगे। हम रीमेजरमेंट में समझे थे कि सिग्निफिकेंट है तो न्यू रेट लेंगे, लेस सिग्निफिकेंट है तो ओल्ड रेट लेंगे, और सिग्निफिकेंट और लेस सिग्निफिकेंट बोथ का कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सिचुएशन था तो फिर भी हम न्यू रेट लिए थे, ठीक है। तो वहाँ पे ओल्ड न्यू का चक्कर था। मॉडिफिकेशन के केस में ऑलवेज आप न्यू रेट ही लोगे। अंडरस्टूड। चलो अब आगे देखते हैं। अब मॉडिफिकेशन को हम 3 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं, ठीक है। और तीनों पार्ट्स की अकाउंटिंग कैसी होगी वो हम समझने वाले हैं जी। और इसमें आपको सिंपल पहले ये बता दूं कि जो भी अदर केस आने वाले हैं, पॉइंट नंबर 1 में कोई ट्रिगर होता है, पॉइंट नंबर 1 में कोई इसको कोई भी चेंजेस आपके पॉइंट नंबर 1 में कवर होते हैं, उसकी अकाउंटिंग समझ लो। पॉइंट नंबर 2 में कोई भी चीज़ कवर होता है, उसकी अकाउंटिंग समझ लो। और जो अदर केस जितने भी होते हैं सबको आपको सेम अकाउंटिंग करनी है, सेम एज रीमेजरमेंट। रीमेजरमेंट के केस में हमने क्या किया था कि सेम काम हम रीमेजरमेंट की तरह करेंगे, लेकिन ये मॉडिफिकेशन का केस था
मॉडिफिकेशन की काउंटिंग सेम रीमेजरमेंट की तरह कर रहे हैं हम, लेकिन जो डिस्काउंट रेट है वो ऑलवेज हम न्यू रेट लगाएंगे जी। ठीक है, तो थर्ड केस तो बहुत सिंपल हो गया। रीमेजरमेंट की जो भी हमने ट्रीटमेंट देखा था कि अगर ये ऐसा होता, शुरू से ऐसा होता, तो उसकी लीज लायबिलिटी की वैल्यू क्या होती, और उसके हिसाब से लीज लायबिलिटी की वैल्यू में जो भी प्लस है और जो माइनस है वो हम लीज लायबिलिटी में कर लेंगे, और उसके सेम इम्पैक्ट को हम आरओ एसेट्स में एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा चेंज है कि मॉडिफिकेशन का केस कर रहे हैं तो आपको न्यू रेट के हिसाब से सारी के सारी डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो अदर केस की तो अकाउंटिंग सिंपल है, वो तो आप इजीली कर लोगे। अब पहला और दूसरा का समझते हैं। उसमें पहला केस जो है ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बाय द वे हम कोई न्यू एडिशनल असेट्स को अपने एग्रीमेंट में इंक्लूड करते हैं। कोई न्यू एडिशनल असेट्स को इंक्लूड करोगे तो उसमें क्या होगी, न्यू एसेट्स आएगी, उसके भी हाथ पे आपको न्यू कैश फ्लो देने पड़ेंगे। बाय द वे असेट्स ए हमने फ्लोर, जैसे फर्स्ट फ्लोर को हमने रेंट पे लिया था, अब हम सोच रहे हैं कि फर्स्ट फ्लोर की जगह पे हमारा क्या है कि हमारी बिज़नेस ज़्यादा ग्रो कर रही है, तो हम फर्स्ट के साथ साथ फोर्थ फ्लोर को भी रेंट पे लेना चाहते हैं। तो न्यू असेट्स को भी आप फर्दर लीज में इंक्लूड कर रहे हो, तो भाई न्यू एसेट्स जो फोर्थ फ्लोर है उसकी अलग से आपको कैश फ्लो दिया जाएगा कि इसकी कैसे पेमेंट करनी है, इसका क्या सीपीआर रेट होगा, क्या एस्केलेशन का रेट होगा, इसका ऑप्शन टू परचेज क्या होगा, इसका ऑप्शन टू एक्सटेंड क्या होगा, ऑप्शन टू टर्मिनेट क्या होगा, अंडरस्टूड, इसमें रेजिडुअल वैल्यू गारंटी क्या होगी। तो हर चीज़ आपको न्यू एसेट्स की अलग से हर चीज़ डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसके सिंपल से आपको नए लीज की जो अकाउंटिंग करते हैं सेम उसकी तरह आपको अकाउंटिंग करनी है, कोई भी इसमें दिमाग अपना ख़राब नहीं करना है। ठीक है जी, तो हमने देख लिया कि जो न्यू एसेट्स इंकॉर्पोरेट होती है उसकी सिंपल अकाउंटिंग होगी न्यू लीज की तरह, और अदर केस की अकाउंटिंग रीमेजरमेंट की तरह होगी, लेकिन रीमेजरमेंट में आपको न्यू रेट अप्लाई करना है, और सारा का सारा जो भी पंगा है वो यहाँ पे है। ये सिचुएशन क्या है, डिक्लाइन वाली कंडीशन है, डिक्लाइन इन लीज टर्म और डिक्लाइन इन स्कोप। यार यहाँ पे बहुत पंगा है। हमने सोचा था यार 5 साल के लिए हम लीज को कंटिन्यू करेंगे, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी हो गई कि हम लीज को 5 साल की जगह पे 3 ईयर्स ही कंटिन्यू कर पाएंगे। हम 3 ईयर्स के बाद कंटिन्यू कर ही नहीं सकते हैं, बिजनेस ही नहीं चल रहा है यार, तो कहाँ से इसको लीज को हम कंटिन्यू करें। तो हमारा लीज टर्म कम हो गया, या डिक्लाइनिंग स्कोप है। देखते क्या होगा। मैंने एग्जांपल लिया है कि ओरिजिनल सिचुएशन ये थी कि हमने 3 साल के लिए कोई एग्रीमेंट किया था, और हमने बोला था कि ईयर 1 में हम कैश फ्लो 1 लाख पे करेंगे, ईयर 2 में कैश फ्लो 1 लाख पे करेंगे, ईयर 3 में 1 लाख पेमेंट करेंगे। ठीक है, हमें पता चला फ्यूचर में कि यार हम 3 साल इस एग्रीमेंट को कंटिन्यू कर ही नहीं सकते हैं। सपोज़ हमने ईयर 1 कंप्लीट कर लिया, ठीक है, अब ईयर 2 की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो अपने को पता चल रहा है कि यार हम इसकी है ना 3rd ईयर की कैश फ्लो कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसका मतलब कि 3rd ईयर का जो कैश फ्लो होगा वो आपके साइड से कोई भी पेमेंट नहीं होगी। समझ रहे हो कि फ्यूचर की कैश फ्लो शुरू में डे 1 पे हमने सोचा था कि फ्यूचर में 3 साल पे करेंगे, उसकी आज की वैल्यू क्या है, और लीज लायबिलिटी हमने कैलकुलेट कर लिया था। अब हम बोल रहे हैं कि फ्यूचर की जो पेमेंट है उसमें 3rd ईयर का जो कैश फ्लो है, 3rd ईयर के कैश फ्लो को हमने प्रेजेंट वैल्यू करके लीज लायबिलिटी में ऐड कर रखा है, और अब जाके अपने को पता चल रहा है कि यार 3rd ईयर का कैश फ्लो करना ही नहीं है, पे ही नहीं करना है, क्योंकि हम 3 साल सर्वाइव कर ही नहीं सकते हैं। तो 3rd ईयर की जो पे आउट है, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू आपके लीज लायबिलिटीज में इंक्लूडेड है, उसको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और लीज लायबिलिटी से डिलीट करना पड़ेगा, अपने को माइनस करना पड़ेगा। ये लॉजिक है इसका। अगर ये मेरी बातों को आप समझ पा रहे हो तो ये सारी डिस्कशन आप इजीली समझ लोगे। ठीक है ना। फिर हम देखते हैं सेकेंड कंडीशन। हमने सेकेंड कंडीशन ये देखा था कि हमने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फ्लोर, तीनों फ्लोर हमने रेंट पे ले लिया था, और डे 1 पे हमने बोला था कि फर्स्ट फ्लोर को हमने 3 साल के लिए लिया है, तो फर्स्ट फ्लोर की फ्यूचर के 3 साल की जो कैश फ्लो है उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू क्या है उसको हमने लिखा। सेकेंड फ्लोर की फ्यूचर की 3 साल की कैश फ्लो उसकी प्रेजेंट वैल्यू को हमने लिखा। थर्ड फ्लोर की फ्यूचर की 3 साल की कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू लिखा, और हमने उसको लीज लायबिलिटीज में ऐड कर दिया, तीनों फ्लोर की। अब पता चल रहा है सेकेंड ईयर में कि यार सेकेंड ईयर पता चल रहा है कि जब फर्स्ट ईयर के एंड में ही पता चल रहा है, फर्स्ट ईयर में हमें पता चल गया कि हम थर्ड फ्लोर को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, हमारी बिजनेस ग्रो नहीं कर रही है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इट मीन्स फर्स्ट फ्लोर के अंत में, एंड में,
आप जो थर्ड फ्लोर की जो सेकेंड और थर्ड ईयर की कैश फ्लो है वो आप पे आउट नहीं करने वाले हो, आपको पता चल गई है। फर्स्ट ईयर के एंड में आप थर्ड फ्लोर को वेकेट करने वाले हो। तो इस केस में शुरू में हमने क्या किया था कि थर्ड फ्लोर की फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों साल की कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू करके हमने लीज लायबिलिटी में ऐड कर दिया था। अब आपको क्या करनी पड़ेगी, फर्स्ट ईयर के एंड में आपको पता चल गई है कि थर्ड फ्लोर के सेकेंड और थर्ड ईयर की कैश फ्लो, 2 साल की कैश फ्लो, नेक्स्ट 2 ईयर की कैश फ्लो आप पे आउट नहीं करने वाले हो, तो थर्ड फ्लोर की सेकेंड और थर्ड दोनों कैश फ्लो को उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, किस वैल्यू पे लीज लायबिलिटी में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, वो वैल्यू आपको वहाँ से माइनस करनी पड़ेगी। सिंपल है ना, लॉजिक से चलोगे तो सिंपल लगेगी कि भाई लीज लायबिलिटीज़ की हमारी वैल्यू है, उस लीज लायबिलिटीज़ में जो भी डिक्लाइन इन लीज टर्म है या डिक्लाइन इन स्कोप है, उसके रिगार्डिंग जो वैल्यू लीज लायबिलिटीज़ में इंक्लूडेड है वो आपको एलिमिनेट कर दो, अकाउंटिंग हो गई ख़त्म। सर फिर क्या करेंगे हम, भाई फ्यूचर में जो भी एरिया सेक्रीफाइस कर रहे हो, जो भी लीज टर्म सेक्रीफाइस कर रहे हो, उसकी वैल्यू तो आपने लीज लायबिलिटी से हटा दिया, जो बच गई उस लीज लायबिलिटी को रीमेजर कर लो कि लीज लायबिलिटी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए और बुक्स में कितनी है, उसके डिफरेंसेस की एंट्री पास कर दो, खत्म। यानी कि आपको 2 काम करना है। पहले जो चीज़ डिक्लाइन कर रहे हो, डिक्लाइन इन स्कोप या लीज टर्म, उसकी वैल्यू को हटाओ। उसके बाद जो बचती है, जिस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हो, उसकी जो वैल्यू बचती है उसको देख लो क्या उसको रीमेजर करने की ज़रूरत है तो रीमेजर कर लो। अगर रीमेजर करने की ज़रूरत नहीं है तो फिर ठीक है, कंटिन्यू कर लो उसी प्राइस पे, उसी सेम वैल्यू पे। अंडरस्टूड? वही बातें हमने यहाँ पे देखी है। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि सेकेंड टर्म में रीमेजर करनी पड़ सकती है, भाई आपको पता है कि हम थर्ड ईयर है ना कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, या फिर हमने 3 फ्लोर को रेंट पे लिया था, थर्ड फ्लोर को हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो भाई अगर आपने थर्ड फ्लोर को डिसकंटिन्यू कर दिया तो हो सकता है थर्ड फ्लोर की वजह से कुछ डिस्काउंट वगैरह दिया होगा आपको इस लेसर ने, तो बोलेगा कि यार वो डिस्काउंट में नहीं दूंगा, आपको फर्स्ट और सेकंड फ्लोर की रेंट आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो उस केस में क्या हुआ, रीमेजर करना पड़ जाएगा। स्टेप 1, आपको पहले प्रेजेंट स्टेटस देखना है कि भाई जो भी मॉडिफिकेशन हो रहा है उससे पहले आपकी बुक्स में लीज लायबिलिटी की वैल्यू क्या है, आरओ एसेट्स की वैल्यू क्या है, ठीक है, बिफोर मॉडिफिकेशन। ओके, फिर आपको देखना है कि लीज लायबिलिटी की वैल्यू जो है इस मॉडिफिकेशन की वजह से कितना इम्पैक्ट कर रहा है। आपको पता है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि आरओ एसेट्स को एडजस्ट कर रहे हैं, तो आप बुक्स में हो सकता है कि लीज लायबिलिटी की वैल्यू कुछ और हो, आरओ एसेट्स की वैल्यू कुछ और हो। और आरओ एसेट्स हमारा क्या था, हमारा आरओ एसेट्स पीपी होता है, इंड एस 16 के अकॉर्डिंग हमारा फिक्स एसेट्स होता है एक तरह से पीपी। तो आरओ एसेट्स को जब डिक्लाइन इन स्कोप या डिक्लाइन इन लीज टर्म करोगे तो कुछ आरओ एसेट्स हमारा डी रिकॉग्नाइज होगा बुक्स में, तो लीज लायबिलिटी और आरओ एसेट्स के बीच में जो भी एंट्री पड़ेगी एलिमिनेट करने की, उसमें जो भी डिफरेंसेस होगा उस डिफरेंसेस को पीएनडी में ट्रांसफर कर दोगे। जो एलिमिनेट करने वाली वैल्यू थी वो एलिमिनेट कर चुके हो आप, तो जो आपकी वैल्यू बच गई, ठीक है, उस वैल्यू को देख लो कि रीमेजर करने की रिक्वायरमेंट है, अगर रीमेजर करने की रिक्वायरमेंट है तो उसको रीमेजर कर दो, सिंपल। अब बात करते हैं हम लेसर की, कि लेसर की अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो लेसर की अकाउंटिंग जैसे इंड एस 17 में था डुअल कॉन्सेप्ट कि आपको क्लासीफाई करनी पड़ती है कि लेसर की जो एग्रीमेंट है वो लेसर की एग्रीमेंट ऑपरेटिंग लीज की है या फाइनेंस लीज की है। ये पहले हम पढ़ा करते थे, वो सेम कॉन्सेप्ट अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। जो भी चेंजेस थे वो लेसी के लिए थे कि लेसी का ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, वो सीधा लीज बोलता है। लेकिन लेसर अभी भी बोलता है कि कि हमारा लीज जो है वो फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। फाइनेंस लीज है उसकी अकाउंटिंग अलग तरीके से करता है, ऑपरेटिंग लीज है उसकी अकाउंटिंग अलग तरीके से करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सिचुएशन है हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5। इस 5 में से किसी भी एक सिचुएशन में अगर आप फॉल करते हो तो आप फाइनेंस लीज कह जाओगे। अगर ये 5 में से किसी भी कंडीशन में आप फॉल नहीं करते हो तो फिर आप ऑपरेटिंग लीज कह जाओगे। पहले में क्या था, सारा का सारा कंट्रोल हमने लेसी को दे रखा है, करक्स बता रहा हूँ आपको। सेकेंड पार्ट में भी सारा कंट्रोल लेसी के पास चला गया। थर्ड पार्ट में क्या, लेसी इन बाउंड टू एक्वायर द लीज एसेट्स एट द एंड ऑफ लीज पीरियड। अरे हमने ऐसा एसेट्स को बिल्ड किया है जिस एसेट्स को सिर्फ लेसी ही यूज कर सकता है और कोई यूज ही नहीं कर सकता है।
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज टर्म बिकम्स इक्वल टू और हायर देन द फेयर वैल्यू। असेट्स की फेयर वैल्यू, मार्केट में अभी असेट्स बेचने जाओगे तो वो असेट्स आपकी 5 लाख में बिकेगी, ठीक है। और हम जो असेट्स के बदले में आपको लीज पेमेंट, आपसे रेंट वसूल कर रहे हैं, उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो वो भी प्रेजेंट वैल्यू 5 लाख या 5.5 लाख, मतलब फेयर वैल्यू से इक्वल है या फेयर वैल्यू के बराबर है। भाई हमने एसेट्स ऐसा कस्टमाइज एसेट्स बनाया है जिसका यूज़ सिर्फ लीज से ही कर पाएगा, बाकी कोई यूज ही नहीं कर सकता है, तो उसको भी हम फाइनेंस लीज बोलेंगे। मतलब ये सारे 5 कंडीशन में उसको देख के ऐसा लग रहा है कि हम असेट्स का पूरा कंट्रोल, पूरा का पूरा ऑनरशिप हम किसको दे रहे हैं, लेसी को दे रहे हैं, तो उसको हम फाइनेंस लीज बोलते हैं। पहला में एक ICAI की छोटी सी गाइडलाइंस है कि हमने बोला था कि लीज पीरियड कवर मेजर पार्ट ऑफ यूजफुल लाइफ, तो 60% या उससे ज़्यादा का लीज पीरियड, अगर लीज की जो पीरियड है वो 60% या 60% से ज़्यादा असेट्स की लाइफ को कवर करती है, तो उसको हम फाइनेंस लीज मानते हैं। ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग बहुत ही सिंपल तरीके से होगी। रेंट पेमेंट की एंट्री जानते हो आप किसी को रेंट पे करते हो तो क्या उसकी एंट्री होती है, सेम उसी तरह से आपको अकाउंटिंग करनी है। एक छोटा सा चेंज है कि इंडियस 116 बोलता है कि रेंट की जो पेमेंट है ना, हो सकता है हम फर्स्ट ईयर में सपोज हम 1 लाख पेमेंट कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में हम पेमेंट कर रहे हैं 2 लाख, थर्ड ईयर में पेमेंट कर रहे हैं 3 लाख, और फोर्थ ईयर में पेमेंट कर रहे हैं हम 2 लाख। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, 1, 2, 3 और 2। तो SLM बेसिस पे, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे कोई देखेगा तो 1 + 2 3 + 3 6 + 2 8, 8 डिवाइडेड बाई 4 ईयर्स की पेमेंट है। तो 2 लाख हमारा SLM बेसिस पे हो गया रेंट रिकॉग्नाइज करना। फर्स्ट आप 1 लाख की पेमेंट कर रहे हो तो 1 + 1 लाख एक्स्ट्रा आप एक्सपेंस बुक कर लेना थ्रू लीज इक्वलाइजेशन या कोई, ठीक है। सेकेंड ईयर में से आपको 2 लाख की पेमेंट करनी थी, आपका SLM बेसिस पे भी 2 लाख ही आ रहा है, तो सेकेंड ईयर में आप कुछ नहीं करोगे, एक्स्ट्रा कोई भी टेंशन नहीं दोगे, सिंपल रेंट टू बैंक करोगे और पेंट में सारा का सारा 2 लाख ट्रांसफ़र कर दोगे। थर्ड ईयर में हम 3 लाख की पेमेंट कर रहे हैं, SLM बेसिस पे 2 लाख है, तो रेंट तो पे करेंगे हम 3 लाख, लेकिन 1 लाख की हम उसमें 1 लाख को प्रीपेड में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है, या लीज इक्वलेशन रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे, जो भी आपको अकाउंट लेज़र आपको चूज करनी हो नेम, वो चूज कर सकते हो। तो 3 में से 1 को हम ट्रांसफ़र कर देंगे सपोज लीज इक्वलाइजेशन या प्रीपेड में, और 2 लाख को हम पेंडल में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। थर्ड ईयर में फिर फोर्थ ईयर में फिर से आपका 2 लाख है, 2 लाख बन रही, कुछ नहीं करेंगे। ऑपरेटिंग लीज के केस में क्या होगा, इसके अकाउंटिंग हम SLM बेसिस पे करेंगे, ठीक है। और SLM बेसिस पे करेंगे तो एक्चुअल रेंट में और SLM रेंट में जो भी डिफरेंसेस होंगे उसको हम या तो आउटस्टैंडिंग बोल सकते हैं, एडवांस बोल सकते हैं, ओके, या फिर इसको हम लीज इक्वलेशन रिजर्व में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं है क्या, ट्रांसफर लीज इनटू P&L on SLM बेसिस एंड रिकॉर्ड डिफरेंस ऑफ एक्चुअल रेंट माइनस SLM रेंट एज आउटस्टैंडिंग एडवांस रेंट एंड एडजस्ट इट ओवर द पीरियड ऑफ लीज, ओके। सो यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे डाल दो लीज इक्वलाइजेशन रिजर्व। बहुत सारी कंपनी क्या करती है, लीज इक्वलेशन रिजर्व बना देती है। जब एक्चुअल रेंट हमारा कम होता है तो लीज इक्वलेशन रिजर्व के थ्रू एक्सेस अमाउंट को डेबिट कर देती है इंडियस 116 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। फ्यूचर में कभी एक्चुअल में रेंट ज़्यादा होती है तो लीज इक्वलेशन को फिर क्रिएट कर देती है ताकि हमारा अमाउंट P&L में कम ट्रांसफ़र हो, ताकि हमारा SLM बेसिस हमारा प्रॉपर फॉलो हो, ठीक है जी। अब शुरू में बैंक लेसर है, लेसर क्या करेगा, लेसर को पैसे लेसी से मिल रहे हैं तो शुरू में बैंक टू रेंट कर देगा, वो सिंपल बैंक टू रेंट आ गया, ओके जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि बाय द वे हमारे पास 2 लाख की रेंट आ रही है जबकि SLM बेसिस पे 2.5 बन रहा है, ओके। तो हम करेंगे कि 2 लाख की रेंट आई है, उसको हम यहाँ पे डेबिट कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्रिएट किया था इनकम को डेबिट कर दिया 2 लाख, 0.5 की लीज इक्वलेशन रिजर्व में डाल दिया और 2.5 लाख हमने P&L में ट्रांसफ़र कर दिया। तो P&L में ट्रांसफ़र जो होगा वो इंड AS के अकॉर्डिंग जितनी भी SLM रेंट होती है वो ट्रांसफ़र होगी, और बाय द वे सेम अमाउंट आपका नहीं मीट आउट कर रहा है तो डिफरेंसेस को हम लीज इक्वलेशन रिजर्व में डाल देंगे, ठीक है जी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको मैं। फिर आपको पता है कि लेसर जो है, लेसर ने जो असेट्स को लीज पे दिया है वो ऑपरेटिंग लीज पे दिया है, मतलब एसेट्स की जो ऑनरशिप है वो अभी भी लेसर के पास ही है। ये रेंट का मॉडल है ऑपरेटिंग लीज,
ठीक है। तो जब असेट्स की ऑनरशिप लेसर के पास है तो ऑफकोर्स उसको डिप्रिसिएट भी करना पड़ेगा, तो उसकी भी एंट्री यहाँ पे है। उसके बाद आती है एक छोटी सी अकाउंटिंग और है लीज इंसेंटिव की, ठीक है। लेसर है, लेसर क्या कर रहा है, लेसी को असेट्स दिया है रेंट पे, बदले में रेंट की इनकम अर्न कर रहा है, और लेसर ने कुछ लीज इंसेंटिव भी दे रखा है। लीज इंसेंटिव मतलब कुछ बेनिफिट हमने दिया है लेसी को कि चलो वो पेमेंट तुम मत करना, मैं कर देता हूँ। लेसर बेल कर रहा है। अब फोर्स लीज इंसेंटिव दिया हमने लेसी को, तो लेसी तो कुछ करेगा नहीं, इंसेंटिव उसको मिल गया, वेव ऑफ मिल गया उस चीज़ से, तो लेसर यहाँ पे सारा का सारा बियर कर रहा है। तो सिंपल सी देखेगा, जो लेसर जो बियर कर रहा है लीज इंसेंटिव का अमाउंट, वो ओन्ड बाई लेसर था। अगर लेसर के द्वारा ये ओन्ड था तो सिंपल सी बात है, ये जो आपने असेट्स, जिस असेट्स को आपने लीज पे दिया है उस असेट्स के ऊपर ये खर्चा है। ओके, उस असेट्स की कॉस्ट में उस खर्चे को कैपिटलाइज कर दो, जो हम इंटरमीडिएट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, सेम अकाउंटिंग है। FA2 हमने बैंक कर दिया, और जो भी FA का आइटम होता है, जो भी आपने क्या किया, असेट्स को ऑपरेटिंग लीज में दिया है, लेट आउट किया है, आपने ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं की है। इसका मतलब है एसेट्स का जो डी रिकॉग्निशन आपने बुक्स में किया नहीं है, असेट्स अभी भी लेसर के बुक्स में ही दिख रहा है, तो उस FA के ऊपर, उस असेट्स के ऊपर ओवर द पीरियड ऑफ असेट्स की लाइफ आप उसको डिप्रिसिएट कर दो, सिंपल, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा, हाँ, लीज इंसेंटिव बाकी नॉट ओन्ड बाई लेसर है। अब लेसर जिस चीज़ को ऑन नहीं कर रहा है वो खर्चा लेसर को करना पड़ रहा है, इसका मतलब वो उसके एसेट से बिलोंग नहीं करता है, उसको सीधा का सीधा आप सीधा P&L में उसको आप ट्रांसफ़र कर दोगे, ठीक है, एक्सपेंस को। और जो भी एक्सपेंस होगा वो हमारा इंड AS 116 बोलता है कि लीज इक्वलेशन के थ्रू उसकी अकाउंटिंग करोगे, जो भी पेमेंट करोगे उससे लीज इक्वलेशन लीज आपको डेबिट करोगे टू बैंक, और उस लीज इक्वलेशन को सिंपल P&L में ट्रांसफ़र कर दोगे। मतलब यहाँ पे जो भी हो यार, यहाँ पे तो प्लस माइनस होकर नॉकऑफ हो गया ना, एक्सपेंस टू बैंक हो गया सिंपल, और P&L टू एक्सपेंस होकर एक्सपेंस हमारा 0 हो गया, ख़त्म। आगे देखते हैं इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। मैंने आपको बोला था कि जो भी लीज़ के एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें इनिशियली आपको कुछ लीगल फ़ीस, कुछ प्रोसेसिंग फ़ीस, कुछ भी देना पड़ सकता है, ठीक है। तो अभी ऑपरेटिंग लीज़ की बात कर रहे हैं। ऑपरेटिंग लीज़ में क्या है, एसेट्स की ओनरशिप लेसर के पास है, और लेसर ने कुछ खर्चा किया है। वो खर्चा किसके ऊपर किया है, ऑफकोर्स अपने एसेट्स के ऊपर ही खर्चा कर रहा है, तो सिंपली ये एसेट्स की कॉस्ट में कैपिटलाइज हो जाएगी, कैपिटलाइज इन PP, और उसको हम फर्दर हम डिप्रिसिएट कर देंगे, सिंपल अकाउंटिंग। तो हम अब फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग समझने वाले हैं, अदर देन मैन्युफैक्चर डीलर की। मतलब नॉर्मल केस है, हम जिस असेट्स को लीज पे दे रहे हैं उसकी हम खुद ही मैन्युफैक्चरिंग या खुद की डीलरशिप हमारे पास उस असेट्स की नहीं है, मतलब नॉर्मल केस है। मैन्युफैक्चर और डीलर का केस क्या होगा फिर वहाँ पे समझेंगे कि खुद ही हम असेट्स को मैन्युफैक्चर भी करते हैं और उसको लीज पे भी देते हैं तो क्या होगा। अभी नॉर्मल कंडीशन है कि कोई भी पर्सन किसी असेट्स को, अपने फिक्स असेट्स को लीज पे देता है तो क्या करेंगे जी, ठीक है। तो इसकी एंट्रीज़ है, इसकी एंट्रीज़, फर्स्ट एंट्रीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ऐसे देखोगे समझ में नहीं आएगा, इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं फिर आपको समझ में आएगी, ठीक है। अभी हम लेसर की अकाउंटिंग कर रहे हैं। लेसर की अकाउंटिंग क्या होती है कि लेसर ने जो असेट्स को लीज पे दिया है उसकी सारी की सारी ऑनरशिप लेसर ने लेसी को ट्रांसफ़र कर दी है, तो वो अपने बुक्स में उस असेट्स को डी रिकॉग्नाइज करेगा, उसकी ऑनरशिप को एंड करेगा, बिकॉज उसकी ऑनरशिप अब उसके पास नहीं है, उसकी सारी कंट्रोल और ऑनरशिप लेसी के पास जा चुका है, ठीक है। और लेसी अपने बुक्स में जो भी कैश फ्लो को डिस्काउंट करता है वो कैश फ्लो को IRR के रेट पे डिस्काउंट करता है, और IRR एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें लेसर का आउटफ्लो और लेसर का इनफ्लो बोथ इक्वल होता है, ठीक है। एक सिचुएशन लेते हैं, एक सिचुएशन लेसर ने 3 इयर्स के लिए लेसी को कोई असेट्स लीज पे दिया है, लीज की पेमेंट कर रहा है एवरी ईयर 1.2 लाख के अराउंड, 1.2 लाख के अराउंड लेसी लेसर को पे कर रहा है लीज पेमेंट, ठीक है। और 10% अज्यूम करते हैं कि 10% इज़ द IRR रेट ऑफ लेसर,
ठीक है। और उस 10% पे हम डिस्काउंटिंग करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू जो आती है वो 3 लाख आती है सारी की सारी लीज पेमेंट की। तो मैं आपको बोला कि लेसर अपने बुक्स में IRR के ऊपर सारी कैश फ्लो को डिस्काउंट करता है और वो एक ऐसा रेट होता है जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो भी इनफ्लो होता है वो सारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो के बराबर होती है। तो इनफ्लो तो हमने समझ लिया कि लीज रेंटल के फॉर्म में वो अपनी इनकम लीज रेंटल के फॉर्म में उसके पास इनफ्लो आ रहा है। आउटफ्लो क्या होगा? लेसर के पास असेट्स है, वो असेट्स अब लेसी को दे रहा है, तो एक तो असेट्स की आउटफ्लो है, ठीक है। और उस लीज को एग्जीक्यूट करते समय हो सकती है कुछ इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट लेसर को पे करना पड़ जाए, वो भी उसकी आउटफ्लो है। तो लेसर की जो आउटफ्लो होगी वो दो तरह की होगी। हमारे यहाँ से लेसर के यहाँ से कुछ असेट्स जा रही है, ठीक है, और हमें उस पर कुछ पेमेंट करने पड़ सकते हैं। तो आउटफ्लो की जो वैल्यू है टोटल 2.8 और 2 मतलब 2.2 लाख 80,000 और 20,000 दैट इज 3 लैक्स। तो इस आउटफ्लो को हमने इस इनफ्लो को हम जो हमारा इनफ्लो है उसको हमने इस रेट पे डिस्काउंट किया है कि उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है ये हमारे आउटफ्लो के बराबर है, करेक्ट। तो हमारा जो इनफ्लो है दैट इज इनफ्लो जो है 3.6 उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू हो 3 लाख, वो हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो 2.8 प्लस 20,000 के बराबर है 3 लाख, ठीक है। वो पॉसिबल कैसे हुआ है? तो IRR के रेट पे पॉसिबल हुआ है, जो IRR रेट हमारे लेसर की है। कॉन्सेप्ट ही है कि लेसर हमेशा IRR रेट पे ही डिस्काउंट करता है, वो रेट वो होती है जिस पे इनफ्लो आउटफ्लो हमेशा लेसर का इक्वल होता है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे तो उसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि अगर प्रेजेंट वैल्यू पे कोई भी इंस्ट्रूमेंट के वैल्यू को सप्रेस करके दिखाओगे तो आपको ओवर द पीरियड उसको अनवाइंड करना पड़ेगा, और ये आपकी रिसीवेबल है तो इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट इनकम बुक करनी पड़ेगी, अनवाइंड करनी पड़ेगी इस इंस्ट्रूमेंट को, और लीज रिसीवेबल टू इनकम इंटरेस्ट इनकम के थ्रू। और जब भी आपको लीज रिसीवेबल से मतलब लेसी से जब भी आपको रेंट की पेमेंट मिलेगी तो बैंक टू लीज रिसीवेबल करोगे और इस इंटरेस्ट को पिंडल में ट्रांसफ़र कर दोगे, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द पीरियड अगर असेट्स वो वापस कर देता है आपको तो आपके बुक्स में असेट्स की जो भी वैल्यू है उस वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लोगे। और इस केस में क्या होगा कि उसकी जो वैल्यू वापस करेगा वो ऑलरेडी आपकी लीज रिसीवेबल में उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी ओपन होगा, तो लीज रिसीवेबल को क्लोज करने के लिए उसको क्रिएट कर देना। अगर बाय द वे असेट्स वापस नहीं करता, वो बोलता है कि ठीक है आपको हमने गारंटी दे रखी है, उस गारंटी के अकॉर्डिंग 1 लाख की पे आउट बन रही है, 1 लाख की पेमेंट करो और सेट्स मेरे को दे दो, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दो रिसीवेबल। जो भी सिचुएशन होता है उसके अकॉर्डिंग अपनी इनफ्लो को डिज़ाइन कर लेते हैं और लीज रिसीवेबल का इम्पैक्ट उसमें दिखा देते हैं। तो लीज रिसीवेबल को हमेशा क्लोज कर देना, या तो आपके पास असेट्स आ जाएगी वापस करेगा तो, और वापस नहीं करेगा तो बैंक आ जाएगी, मतलब पैसे आ जाएंगे आपके पास। सिंपल सी अकाउंटिंग है, ये हमने समझ लिया जी, ठीक है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरर और डीलर के केस में क्या होगा। तो मैन्युफैक्चरर और डीलर के केस में एक स्टेप आपको आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। सपोज मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स असेट्स को मैन्युफैक्चर भी करता है, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग करने पे सपोज इसकी कॉस्ट 5 लाख की आती है, वो मार्केट में जाके उस असेट्स को 6 लाख में बेच देता है और 1 लाख की ग्रॉस प्रॉफिट अर्न करके पिक्चर से निकल जाता है, ठीक है। नॉर्मल सिनेरियो में कभी कभी क्या होता है कि जो कस्टमर है उसके पास पैसे नहीं है, वो बोलते हैं यार इकट्ठा मैं आपको 6 लाख की पेमेंट नहीं कर सकता, इस असेट्स को मेरे को लीज पे दे दो, 5 साल के लीज पे दे दो, ठीक है। तो लीज पे देंगे तो आपके 6 लाख की जो नॉर्मल सेल प्राइस है उससे तो ऑफकोर्स ज़्यादा ही में देंगे। तो नॉर्मल तो हम 6 लाख में बेचते हैं, लीज पे बेचेंगे तो बाय द वे आपको हम कुछ इंटरेस्ट की कंपोनेंट भी चार्ज करके हम आपको 10.5 लाख में असेट्स को सेल आउट करेंगे। तो इस केस में सिंपल सी ये होती है कि जो आपकी 5 से 6 लाख का जो जर्नी है वो आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी केस होता है उसको रिकॉग्नाइज करना होता है, और उसके ऊपर की जो इनकम आती है उसको इंटरेस्ट इनकम में आपको रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। तो आपको ट्रांजैक्शन को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना होगा कि नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से अगर हम सेल आउट करते तो हमारी प्रॉफिट कितनी होती, और नॉर्मल सेल के ऊपर अगर नॉर्मल सेल के अलावा हम लीज पे दे रहे हैं तो हम एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, तो उसके जो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं उसके पैसे को आपको ओवर द पीरियड इंटरेस्ट इनकम के थ्रू आपको बुक करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं मिस्टर एक्स है जो कार मैन्युफैक्चरर डीलर है,
वो कार सेल कर रहा है मिस्टर वाई को, ठीक है। कार की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो 5 लाख है। नॉर्मल तरीके से वो 6 लाख में कार को अगर बेचता है, नॉर्मल तरीके से बिना किसी लीज के, कैश पेमेंट बेसिस पे जाओ, 6 लाख रुपए दो, कार लेके चले जाओ, कोई लफड़ा नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे अकाउंटिंग? तो उस केस में सिंपल सी बात है, हमारा नॉर्मल सेल की अकाउंटिंग होगी, और सेल की जो नॉर्मल अकाउंटिंग है वो 115 इंडियस हमारा 115 बताता है कैसे करनी है। इंडियस 115 है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विथ कस्टमर, उसके तो लीज़ के केस में वो बोलता है कि चलो यार 4 साल का लीज़ बना दो, 4 साल में आपको 2 लाख की आप 4 किस्त बना दो मेरे को, ठीक है। और ऑफकोर्स सारे अदर पॉइंट्स आपके सेम ही है कि कार की कॉस्ट जो है 5 लाख है, और हमने लीज रेंट हमने 2 लाख के अकॉर्डिंग 4 ईयर्स में हमने बोला है कि लीज रेंट की पेमेंट करेंगे 2 लाख के हिसाब से 4 साल तक, 2 × 4 टोटल 1 लाख की पेमेंट होगी। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हमने क्या किया है, अब लीज़ का क्वेश्चन आ गया, तो जितनी भी लीज़ पेमेंट आप कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में 2 लाख कर रहे हो, सेकेंड ईयर में 2 लाख कर रहे हो, थर्ड ईयर में 2 लाख कर रहे हो, फोर्थ ईयर में 2 लाख कर रहे हो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो पीवी फैक्टर से, परसेंट वैल्यू फैक्टर से, ठीक है। और इसकी आप डिस्काउंटिंग करके उसकी टुडे प्रेजेंट वैल्यू क्या है वो निकाल लो, ठीक है। तो हमने ये निकाला और निकालने की कोशिश की और निकाला, तो हमें पता चला कि उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट है वो सपोज करो 7 लाख है, को रेट हमने एज्यूम कर लिया होगा, उस बेसिस पे इसके 7 लाख की प्रेजेंट वैल्यू बनती है। मतलब फ्यूचर में आपसे जो भी हम लीज की रेंट वसूल करेंगे उसकी आज वैल्यू 7 लाख है। मतलब 5 लाख की कार है, नॉर्मल तरीके से बेचते हैं तो 6 लाख में बिकती है, अगर आपको लीज पे देंगे तो 7 लाख में देंगे, मतलब मैं आपको महंगा दे रहा हूँ लीज पे। ये थोड़ी स्टोरी आपको क्लियर हो गई। फिर आगे देखते हैं, फोर्थ पॉइंट है कि मेक टेबल एंड कैलकुलेट इंटरेस्ट इनकम ऑन 7 लाख एंड रिकॉर्ड फाइनेंस इनकम फ्रॉम लेसी, ठीक है। और ये आपकी 7 लाख की आपकी वो हो गई लीज रिसीवेबल की वैल्यू हो गई, जिसको आपने 2 + 2 + 2 + 2 8 लाख की इंस्ट्रूमेंट को सप्रेस करके आपने 7 लाख में दिखा रखा है। तो ओवर द पीरियड आप इसको अनवाइंड करोगे, इंटरेस्ट की इनकम बुक करोगे और लेसी से वसूल करोगे। ये एक स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको, फिर एंट्री पे चलते हैं। पहले स्टोरी देख लो, स्टोरी में जो कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। और मैन्युफैक्चरर जो होता है, मैन्युफैक्चरर या डीलर के केस में जो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट होगा, अब आपको कार बेचनी है तो ऑफकोर्स आपको कुछ मार्केटिंग के खर्चे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो मैन्युफैक्चर डीलर का केस होता है उसकी जो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट होती है उसके बिजनेस एक्टिविटी का खर्चा होता है, उसका लीज से कोई रिलेशन नहीं है। नॉर्मल तरीके का जो मार्केट एक्सपेंस की एंट्री होती है, मार्केट एक्सपेंस टू बैंक, P&L टू मार्केट एक्सपेंस, वो आपको आईडीसी की जो भी होगी ट्रीटमेंट इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट की, आपको सिंपल मार्केट के एक्सपेंस की तरह करनी पड़ेगी। मार्केटिंग एक्सपेंस की जो एंट्री होती है वो डाल दो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 एंट्रीज को कंबाइन कर लिया है हमने। एक स्टैंडर्ड आईसीआई एक सिंपल सी लॉजिक दे रखा है कि ये एंट्री बनाओ, ठीक है। इस एंट्री के थ्रू आपका कैसा भी प्रॉब्लम हो सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा। जो आपके पास परचेज, आपने क्या किया था, परचेज किया था पहले सेट्स को, सॉरी रॉ मटेरियल को, फिर परचेज को आपने कैंसिल करके उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफ़र कर दिया था, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फिर कैंसिल करके उसकी वैल्यू सेल में ट्रांसफ़र कर दी थी, और परचेज से लेकर के और उसके सेल के बीच का जो डिफरेंस था वो आपने ग्रॉस प्रॉफिट में रिकॉग्नाइज कर लिया था, ठीक है। तो ये बोलता है कि आपके पास जो असेट्स थी वो असेट्स को आपने सेल कर दिया, तो उस असेट्स को क्रेडिट कर दो, ठीक है जी। असेट्स को क्रेडिट कर दिया और जो असेट्स की वैल्यू है उसको आपने क्रिएट कर दिया, ठीक है। और जो आपको फ्यूचर में जो भी आपके पास पे आउट होने वाली है 2 + 2 + 2 + 2 की, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल्स, उस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल्स को रेवेन्यू बुक कर लो, ठीक है। जो पेमेंट आपकी सर्टेन है, इतनी आपको एनी हाउ आनी ही आनी है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू को आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है। और जो भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट हमारे क्वेश्चन में फिर से वो है 7 लाख ही आ रही है, तो 7 लाख का आपने डेटर्स यहाँ पे डाल दिया कि 7 लाख अपने को लेसी से रिसीव करने हैं, और बीच में जो भी डिफरेंसेस आते हैं उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डाल दिया करो, बैलेंसिंग फिगर। एंट्री यहाँ पे पूरा है नहीं वैसे, अगर आईडीसी करते तो आईडीसी टू बैंक जो आपको बता चुका हूँ मैं, मार्केटिंग एक्सपेंस की एंट्री है, ठीक है। और उसको P&L में ट्रांसफ़र कर दो और लीज रिसीवेबल को अनवाइंड कर दो। अनवाइंड करोगे तो आपकी 2 एंट्री हो सकती है,
आपकी पहली एंट्री हो जाएगी, पहले इंटरेस्ट इनकम बुक कर लो, लीज रिसीवेबल टू इंटरेस्ट इनकम, और फिर लीज रिसीवेबल से पैसे ले लो, बैंक टू लीज रिसीवेबल। ठीक है, इस दोनों को एंट्री को फिर से हमने यहाँ पे क्लब कर दिया है। हमने बोला कि जितनी हमारी रेंट की अमाउंट आ रहा है उस रेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। जितनी लीज रिसीवेबल से एंट्री आ रही है उतना रिसीवेबल में क्रिएट कर दो, और जितनी इनकम हमारी फाइनेंस इनकम थी उतना से इनकम बना दो। ठीक है जी। तो ये इसका एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, सबलीज क्या होता है। सबलीज भी आपके इंडिया 116 में कवर है। ठीक है, जो मेन लीज होता है, फर्स्ट लीज एक्स और वाई। ठीक है, लेसी लेसर, लेसर ने कोई असेट्स को लेसी को लीज पे दे दिया। अगर वो ऑपरेटिंग लीज पे देता है, मतलब ऑनरशिप हमने लेसी को ट्रांसफ़र नहीं किया, तो फर्दर अगर लेसी बाद में अगर सबलीज करता है तो ऑनरशिप तो हमने दिया नहीं है लेसी को, तो बाद में जो भी सबलीज करेगा वो एनी हाउ ऑपरेटिंग लीज ही क्लासीफाई किया जाएगा, क्योंकि फाइनेंस लीज तो तभी होगी ना जब आप लेसी के पास ऑनरशिप हो, वो ऑनरशिप को फर्दर आगे ऑनरशिप ट्रांसफ़र करेगा, ऑनरशिप तो है नहीं। तो ऑपरेटिंग लीज था अगर मेन लीज, तो इसकी सब लीज जो होगी ऑलवेज ऑपरेटिंग लीज ही होगी। वो मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर मेन लीज जो हेडेड लीज जिसको बोलते हैं, और सब लीज जो होता है वो इंटरमीडिएट लीज होता है। तो अगर फर्स्ट लीज यानी कि हेडेड लीज अगर ऑपरेटिंग लीज है तो सब लीज ऑलवेज आपका ऑपरेटिंग लीज होगा। ठीक है, रीज़न मैंने आपको बता दिया। सेकेंड, अगर मेन लीज यानी कि हेडेड लीज जो होता है वो अगर आपका फाइनेंस लीज है। ठीक है, फाइनेंस लीज है मतलब लेसी ने लेसर को ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर दी, तब लेसी के पास फिर से ऑनरशिप आ गया। लेसी चाहे उसको कुछ भी कर सकता है, फर्दर वो आगे सब लीज में ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर सकता है, या फिर उसको सिंपल रेंट के मॉडल में ऑपरेटिंग लीज कर सकता है। तो फर्स्ट लीज अगर फाइनेंस लीज है, तो सेकेंड लीज जो होती है वो आपकी फाइनेंस ऑपरेटिंग कोई भी हो सकती है, क्योंकि आपके पास ऑनरशिप है, लेसी के पास जो करना है करो। ठीक है, अकाउंटिंग जो हम पढ़ चुके हैं पहले, सेम अकाउंटिंग होगी जी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा ट्रांजिशन भी देख लो। क्या है कि शुरू में क्या होता था कि सारे एंटिटीज़ पे इंडियस अप्लीकेबल नहीं होता था, बाद में हमने बोला कि चलो इंडियस सबको अप्लाई करनी है, या फिर पहले किसी का एएस में अकाउंटिंग चल रही थी, अब बोला कि एएस के बुक्स को इंडियस में कन्वर्ट करो। तो कन्वर्जन की अकाउंटिंग कैसे होगी वो हम समझते हैं जी। रूल ये है कि अगर लेसी पहले ऑपरेटिंग लीज में था, फुल रेट्रो मेथड है, आप ये अज्यूम करो कि डे वन से अगर आपके ऊपर इंड AS 116 अप्लाई होता तो आपकी लीज लायबिलिटी की वैल्यू क्या होती, आरओ एसेट्स की क्या वैल्यू होती, और वो आप यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर लो। ठीक है जी। और जो लीज लायबिलिटी और आरओ एसेट्स के बीच में जो डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस को रिटेन्ड अर्निंग्स के ओपनिंग बैलेंस में एडजस्ट कर लो और अपने फाइनेंशियल्स को रीस्टेट कर लो। उसका सेकेंड अप्रोच है मॉडिफाइड अप्रोच रेट्रो 1, और थर्ड है हमारे पास रेट्रो 2। अब इसमें क्या है कि मॉडिफाइड अप्रोच रेट्रो 1 में क्या होता है कि आरओ एसेट्स जो होता है उसको रेट्रोस्पेक्टिव वैल्यू पे दिखा दो। ठीक है, लीज लायबिलिटी को प्रोस्पेक्टिव वैल्यू पे दिखा दो। मतलब लीज लायबिलिटी का मतलब फ्यूचर में जो पेमेंट होने वाला है उसकी आज वैल्यू क्या है वो लीज लायबिलिटी में रिकॉर्ड कर दो। ठीक है, और आरओ एसेट्स की जो वैल्यू है वो डे वन पे अगर ये इंड AS अप्लीकेबल होता तो उसकी वैल्यू क्या होती है, रेट्रो। ये एक तरह से हाफ है रेट्रो, एक है रेट्रो, एक है प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, आरओ एसेट्स की वैल्यू आपके रेट्रो मेथड पे है, लीज लायबिलिटी आपके प्रोस्पेक्टिव मेथड पे है। दोनों की वैल्यू निकाल कर डाल दो, डिफरेंस को आप रिटेन्ड अर्निंग्स में डाल दो। ठीक है, और फर्स्ट में हमने क्या बताया कि कंपैरेटिव आपको दिखानी पड़ेगी एफएस में, बाकी नीचे का जो दो तरीका है उसमें आपको फाइनेंशियल रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोनों केस में। ठीक है, तो ये है पार्शियल मॉडिफाइड अप्रोच रेट्रो 1 है। इसमें आप क्या करते हो, आरओ एसेट्स को रेट्रो में दिखाते हो, लीज लायबिलिटी को फ्यूचर की वैल्यू में दिखाते हो। और यहाँ पे हमारे पास थर्ड अप्रोच है जिसमें बोलते हैं कि यार लीज लायबिलिटी और आरओयू, ठीक है, दोनों को आप सेम वैल्यू पे दिखाओ, प्रोस्पेक्टिव वैल्यू पे। लीज लायबिलिटी की वैल्यू फ्यूचर में क्या पेमेंट करने वाले हैं उसकी आज वैल्यू निकाल लो, वो आपकी लीज लायबिलिटी की वैल्यू हो जाएगी, और सेम वैल्यू जो होती है वो आरओ एसेट्स में डाल दो। ठीक है, और कोई भी फाइनेंशियल्स को कंपनी को रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखते हैं कि लेसी। हमने देख लिया कि लेसी अगर ऑपरेटिंग लीज में था और कन्वर्जन होगी तो क्या करना है, वो 3 अप्रोच है। अब यहाँ पे कि लेसी अगर फाइनेंस लीज में पहले था, क्योंकि पहले तो फाइनेंस ऑपरेटिंग 2 चीज़ें चलती थी,
तो फाइनेंस लीज में था, उसकी कन्वर्जन हो रही है, तो वो क्या करेगा? तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है, फाइनेंस लीज उसके पास पहले से वो फाइनेंस लीज में कैटेगराइज था, तो उसके बुक्स में ऑलरेडी लीज असेट्स और लीज लायबिलिटी का 2 अकाउंट ऑलरेडी खुला होगा। ठीक है, सेम चीज़ को आपको कंटिन्यू कर लेना है, कोई भी झमेला नहीं करनी है। और ये सारा का सारा लेसर के लिए था। और लेसर के लिए क्या होगा? अगर लेसर पहले नॉन इंडियंस में था, अब इंडियंस में आ रहा है, तो लेसर के पास क्या है? लेसर के पास तो अकाउंटिंग पहले भी ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज के अकॉर्डिंग थी, और अभी भी ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज के अकॉर्डिंग है। तो इसके पास जो भी सेल एंड लीज बैक में 2 ट्रांजेक्शन इंक्लूड होंगे। ठीक है, एक तो एक पार्टी दूसरे पार्टी को पहले तो सेल करेगी एसेट्स को, फिर दूसरी पार्टी जो है वो फिर से सेम एसेट्स को लीज बैक कर देगी। ठीक है, तो स्टेप 1 हमारा ये है कि पहले सेल एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एक्स वाई को सेल करेगा और फिर वाई एक्स को वापस लीज बैक कर देगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या सिचुएशन हो सकती है और उसकी अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे। पहला केस ये है कि हमने बोला कि सेल और लीज बैक साथ में होगा। अगर सेल ही नहीं होता है तो लीज बैक होने का क्वेश्चन ही नहीं पैदा होगा। ठीक है, तो अगर बाय द वे सेल एंड लीज बैक में जो पहले हम एक्स और वाई को जो सेल कर रहा है, उस सेल में हमने एक्स ने वाई को कोई भी कंट्रोल ट्रांसफ़र नहीं किया है। ट्रांसफ़र नहीं किया मतलब एक्स ने क्या किया, सारी की सारी एसेट्स की ऑनरशिप कंट्रोल अपने पास रखा है, सिर्फ पेपर पे सेल दिखा दिया कि ये एसेट्स एक्स ने वाई को सेल कर दिया है, तो इसको हम सेल नहीं मानेंगे। और जब सेल ही नहीं तो लीज बैक का ट्रांजेक्शन यहाँ पे कोई एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिंपल एक्स ने वाई के साथ ऐसा क्यों किया है, ताकि वाई से कुछ फंडिंग एक्स को वापस मिल जाए। ठीक है, तो इस ट्रांजेक्शन के थ्रू एक्स ने वाई को जो सेल किया बोगस सेल, और वाई से वापस लीज बैक करके एक्स वाई को क्या करेगा, मान के चलो 10 लाख की पेमेंट करेगा वाई को। तो एक्स लोन की पेमेंट कर रहा है और वाई क्या कर रहा है, वाई के पास लोन आ रहे हैं, लोन रिसीव हो रहा है, तो एक्स लोन देने की एंट्री और वाई लोन रिसीव करने की एंट्री, सिंपल लोन की अकाउंटिंग करेगा। और इस लोन की अकाउंटिंग आपको 109 के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। और जब भी फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट को हम कि फ्यूचर के कैश फ्लो को सप्रेस करके डे 1 पे दिखाते हैं हम, तो उस डे 1 पे जो भी प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज़ करना होता है, वो हम यहाँ पे आई जो यूज़ करेंगे हम डिस्काउंटिंग फैक्टर, वो इंड एस 109 के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है जी। तो सेल एंड लीज बैक के केस में आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को ध्यान में देना पड़ता है। ठीक है, आपके पास कोई एसेट्स है, उसको आप सेल करोगे। ठीक है, तो एक तो सेल की आपकी असेट्स को सेल करने की एंट्रीज बनानी पड़ेगी पहला, और असेट्स को जब सेल करोगे तो उस पर कोई आपका गेन और लॉस ऑन सेल हो सकता है, उसको भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और सेम असेट्स को आपने फिर से लीज पे ले लिया है, पहले आप असेट्स के ऑनर थे, अब सेम असेट्स के लेसी बन गए आप। तो लेसी के केस में जो भी आरओयू असेट्स बनता है, जो भी लीज लायबिलिटी बनता है, वो सेम आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो करने हैं। मतलब लीज की अकाउंटिंग भी साथ के साथ चलेगी और आपकी सेल की अकाउंटिंग भी, आपके सेल ऑफ एसेट्स की अकाउंटिंग भी साथ साथ चलेगी। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा क्या बात देखने लायक है, तो जो असेट्स हमारे बुक्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, सेम असेट्स को हमने सेल किया है और सेम असेट्स को हमने लीज बैक कर लिया है, तो उस केस में क्या होता है कि सेम असेट्स की वैल्यू बुक्स में हमारी क्या वैल्यू है, बुक वैल्यू, और मार्केट में उस समय फेयर वैल्यू क्या थी, तो जिस फेयर वैल्यू मान के चलो मार्केट में 100 थी, हमारे पास बुक्स में उसकी वैल्यू 70 है, यानी कि फेयर वैल्यू के कंपैरिजन में उस असेट्स के हमारे बुक्स में 70% का प्राइस है। सेम 70% की प्राइस के अकॉर्डिंग आप जो भी न्यू असेट्स बनाओगे, आरयू असेट्स बनाओगे, उसकी भी प्राइस आपको 70% के अराउंड आपको रीएस्टेट करनी पड़ेगी। एक नया काम ये करना पड़ता है, क्योंकि हम सेम असेट्स की वैल्यू पहले बताएंगे कि हमारे पास 70 थी और अभी बताएंगे कुछ और है, तो वो लॉजिकल नहीं है। हमें जो फेयर वैल्यू मार्केट की है उसके कंपैरिजन में बुक्स में जितनी भी बुक्स में जो उसकी वैल्यू थी, जो रेशियो था, सेम रेशियो अपने को मेंटेन करनी पड़ेगी। तो आपको 2 चीज़ें एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, पहला गेन या लॉस ऑन सेल निकालना पड़ेगा, और दूसरा आरओयू की वैल्यू को आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हम आगे देखते हैं। सिचुएशन ए और सिचुएशन बी, 2 सिचुएशन हमारे पास है, दोनों की काउंटिंग देखते हैं। पहला सिचुएशन ये है कि असेट्स की बुक वैल्यू 1 लाख है, उसकी फेयर वैल्यू आज अगर मार्केट में बेचेंगे तो 1.2 लाख की वैल्यू है, और उसको सच में हमने 1.2 लाख में ही बेचा है। मतलब हमने सामने वाले पार्टी को कोई भी बेवकूफ़ नहीं बनाया है, जितनी उसकी सेल वैल्यू होनी चाहिए थी सेम हमने यहाँ पे सेल आउट कर दिया है। किसको?
सामने वाली पार्टी को, और उस एसेट्स को हमने लीज बैक कर लिया है। तो आप सिंपल सी बात है, जब आप 120 में कोई भी एसेट्स बेचोगे तो आपको 120 बैंक में पैसे आएंगे, बैंक को डेबिट कर लो। और आपके पास एसेट्स की बुक वैल्यू कितनी थी, 1 लाख थी, तो 1 लाख की बुक्स वैल्यू जो भी आपके पास बुक्स में है उसको डी रिकॉग्नाइज कर दो, एसेट्स को माइनस कर दो, क्रेडिट कर दो, ठीक है। और यहाँ पे ये तो सेल होगी, बैंक टू एसेट्स हमारी सेल की एंट्री हो गई, और इसमें हमारी लीज की एलिमेंट भी इंक्लूडेड है। तो फ्यूचर की जो भी कैश फ्लो होंगी उसका आप आज प्रेजेंट वैल्यू निकाल के लीज लायबिलिटी कैलकुलेट कर लो, ठीक है। और जितनी भी लीज लायबिलिटी की वैल्यू होती है सेम आपको आरओ एसेट्स की वैल्यू करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे छोटा सा चेंज है कि मैंने आपको बताया था कि जो भी वैल्यू आरओ एसेट्स की 90 के होनी चाहिए थी, लेकिन उस 90 की वो वही एसेट्स है जो पहले से हमारे पास बुक्स में रिकॉर्डेड था। तो हमारे पास बुक्स में जब रिकॉर्डेड था तो मार्केट में जब उसकी फेयर वैल्यू 1.2 थी तो हमारे पास उसकी रिकॉर्ड कितनी थी, 1 लाख थी। तो सेम फेयर वैल्यू टू कैरिंग वैल्यू ऑफ द सेम असेट्स की जो रेशियो है, उस रेशियो में 90 के को आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा इनटू असेट्स की कैरिंग वैल्यू 1 लाख थी और 1.2 इसकी मार्केट वैल्यू थी, और जो वैल्यू आएगी उतने ही वैल्यू पे आपको आरओ एसेट्स रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये एक छोटा सा चेंजेस है, ठीक है। और जो भी डिफरेंस आएगा, जो भी आपके पास बैलेंसिंग फिगर आएगी गेन या लॉस की, उसको यहाँ पे गेन और लॉस में डेबिट या क्रेडिट कर दोगे। सिंपल अकाउंटिंग है। हमने असेट्स को बेच दिया, बैंक टू असेट्स कर दिया, लीज की हमने अकाउंटिंग कर दी, आरओ एसेट्स टू लीज लायबिलिटी कर दी, और आरओ एसेट्स को हमने रीएस्टेट कर दिया क्योंकि ये इंडिया 116 की रिक्वायरमेंट है, और जो भी डिफरेंस था उसको हमने गेन लॉस में ट्रांसफर कर दिया। अब सिचुएशन बी ये है कि असेट्स की वैल्यू हमारे पास 1 लाख थी, मार्केट में बेचने जाएंगे तो 1.2 लाख में बेचेगी, लेकिन हमने उसको 1.70 लाख पे चिपका दिया। मतलब हमने 50 के एक्स्ट्रा उससे वसूल कर लिया। किससे? सामने वाली पार्टी से। तो भाई सेल एंड लीज बैक में बेसिकली फंडिंग को घुमाया जाता है। जो एक्स्ट्रा पैसे हमारे बुक्स में कैसे आएंगे, उसके लिए सेम एसेट्स को पहले हम सेल करते हैं और हायर प्राइस पर उसको लीज बैक कर लेते हैं ताकि अपने को फंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे जो भी आपने उसको मामू बनाया है 1 लाख से 1.70 लाख आपने एक्स्ट्रा सेल कर दिया है, वो 50 के नॉर्मल सेल नहीं है, वो आपने एक्स्ट्रा पैसे उससे लिए हैं। तो 50 के की आपको लोन की वैल्यू आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। मतलब जितने भी कंसिडरेशन आपने लिया है 1.70 तो बैंक में आएंगे, कुछ पैसे आपके लोन में चले गए 50,000 की, और जो बचा हुआ है उसको नॉर्मल तरीके से लीज लायबिलिटी बनाओ, असेट्स को डी-रिकॉग्नाइज करो, लीज लायबिलिटी बनाओ, और सेम असेट्स की आरओ एसेट्स बनाओ, और जो डिफरेंस है उसको गेन और लॉस में ट्रांसफर कर दो। तो सिंपल सी है, हम सेल की अकाउंटिंग भी कर रहे हैं, लीज की भी अकाउंटिंग कर रहे हैं, और अगर आपकी फेयर वैल्यू से ज़्यादा पे आप सामान बेच रहे हो, इट मीन्स आप इनडायरेक्टली फंड को ले रहे हो सामने वाली पार्टी से, पैसे का जुगाड़ कर रहे हो, तो उसको अलग से आपको लायबिलिटीज़ भी क्रिएट करना पड़ सकता है, ठीक है। थर्ड केस है, अगर सेल वैल्यू जो है लेस देन फेयर वैल्यू हो, तो सेल की वैल्यू जो है, बाय द वे सेल की वैल्यू 1 लाख है और आपकी बुक्स में मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू जो है, मार्केट में फेयर वैल्यू जो है वो 1.5 लाख की है। तो 1.5 लाख की जब फेयर वैल्यू तो 1.5 लाख में बेचनी चाहिए थी, आपने 1 लाख में क्यों बेचा, कम में क्यों बेचा? सामने वाली पार्टी बेवकूफ़ नहीं है। आप ये जूम कर रहे हो कि फ्यूचर में जो भी हम उस एसेट्स की लीज की जो भी पेमेंट्स होगी, वो पेमेंट डे 1 पे ही बोल रहे हो कि 50 के यार अभी एडजस्ट कर लो, और जो बचा हुआ है उसको मैं आपको फर्दर आपको हम फ्यूचर के कैश फ्लो के थ्रू पे कर देंगे। तो आपको पता होगा कि जब भी हमारा कमेंसमेंट डेट होता है जिसपे हम सारी की सारी इंडियस 116 की अकाउंटिंग करते हैं, उससे पहले अगर कोई भी पेमेंट होती है तो एडवांस उसको बोलते हैं। और एडवांस रेंट की हमने ट्रीटमेंट करना सीखा था शुरू में ही कि एडवांस रेंट जितना भी पे करते हैं कमेंसमेंट डेट से पहले, ठीक है, उस सारी की सारी वैल्यू को हम आरओ एसेट्स में ऐड करते हैं। तो यहाँ पर सेम चीज़ें मैंने बोली है, जो भी आपका सेल वैल्यू और फेयर वैल्यू का जो डिफरेंस है उसको आरओ एसेट्स में ऐड कर दो, बाकी सारी ट्रीटमेंट सेम होगी। लेसर के लिए क्या अकाउंटिंग होगी, लेसर क्या कर रहा है, पहले ट्रांजेक्शन सेल का हुआ था तो पहले एसेट्स को परचेज कर रहा है, तो पहले परचेज ऑफ एसेट्स का अकाउंटिंग करेगा, एसेट्स की सारी कंट्रोल लेसर के पास आ गए, तो असेट्स परचेज की अकाउंटिंग कर ली, उस पर ओवर द पीरियड ऑफ एसेट्स उसको डिप्रिसिएट कर देगा नॉर्मल तरीके से, कोई भी अकाउंटिंग करता है 10+1 के हिसाब से। तो ये हो गया। और दूसरा हमने क्या बोला कि लीज की अकाउंटिंग भी आपको फॉलो करनी पड़ेगी, जो भी लेसर के केस में हमने सीखा था सेम करनी पड़ेगी। बट इन केस यहाँ पे अगर आपको लगता है कि ट्रांजेक्शन में कुछ लोन अमाउंट भी एक्स्ट्रा घूम रहा है, तो लोन यहाँ पे पेबल की अकाउंटिंग कर रहा था, लीज लोन पेबल की अकाउंटिंग कर रहा था, तो आपको लोन रिसीवेबल की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। और लोन रिसीवेबल की जो भी अकाउंटिंग होगी वो सारा का सारा 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया, 109 के अकॉर्डिंग गवर्न होगी। ठीक है जी, खत्म हो गया आपका लेक्चर। ये कुछ डिफरेंसेस है इंडेस 116, इंडेस 17 और एएस 19 के बीच में पढ़ना है तो उसको पढ़ सकते हो।
और ये हमारा डिफरेंसेज है जिसको बाय द वे इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं इंडिया में। अगर बाय द वे किसी एंटिटी पे IFRS भी एप्लीकेबल हो रही है, आउटसाइड इंडिया भी वैसे एप्लीकेबल होती है, तो IFRS किसी एंटिटी पे एप्लीकेबल हो रही है तो IFRS और इंडिया में क्या डिफरेंसेज है उसको समझना है तो यहाँ से आप समझ सकते हो। ये छोटा सा डिफरेंस मैं यहाँ पे डाल रखा है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आज का सेशन कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि इसका बेनिफिट मैक्सिमम लोगों को पहुँच सके। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बाय।